नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, भोपाल में बीजेपी के शाह यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सदस्यता और महासंपर्क अभियान की समीक्षा की। शाह की क्लास में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने शिरकत की, जहां उन्हें जनता के दिल में जगह बनाने का पाठ पढ़ाया गया। संदेश साफ है, चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी अब साख से समझौता नहीं करेगी। तो वहीं कार्यकर्ताओं को नए सदस्यों के घर घर जाकर वेरिफिकेशन का नया लक्ष्य दे दिया गया है। शाह का दावा है कि पार्टी ने 11 करोड़ नए सदस्य बनाए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 15 लाख ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान करनी है जो पार्टी को वक्त दे सके, उनका झंडा बुलंद कर सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या समीक्षा बैठक से सामने आएगा सदस्यता का सच? शाह के संदेश से संगठन में कितना आएगा बदलाव, और क्या शाह के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में खत्म होगा लाल बत्ती का इंतजार? जनता मांगे जवाब में आज शाह की क्लास पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। बीजेपी जीत सकती है कोई भी चुनाव, अध्यक्ष अमित शाह का दावा। कहा, पार्टी से जुड़े 11 करोड़ सदस्य, लेकिन चुनाव जीतना नहीं, जनता के दिलों में जगह बनाना है लक्ष्य। बीजेपी के प्रमुख ने दी सीएम शिवराज को व्यापम पर क्लीन चिट। अमित शाह ने प्रदेश में हुए विकास को सराहा। व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाले को लेकर अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। 22 यूथ विंग के कार्यकर्ता गैर जमानती धारा के तहत गिरफ्तार। एनएसयूआई ने भी किया सद्बुद्धि यज्ञ। नान घोटाले पर जंगे ऐलान की तैयारी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस। दिल्ली पहुंचे बघेल और सिंह ने राहुल गांधी के साथ बनाई नई रणनीति। इफ्तार पार्टी में भी हुए शामिल। विधानसभा भर्ती घोटाले में पूर्व स्पीकर श्रीनिवास तिवारी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। तत्कालीन सचिव सत्यनारायण शर्मा को भी मिली बेल। तीन पूर्व अफसरों की सरकारी गवाह बनाने पर दूसरे आरोपियों ने जताई आपत्ति। कहा, नान घोटाले में लाखों की मिली थी अवैध संपत्ति। कोर्ट ने एसीजी से मांगा जवाब। सीबीआई दफ्तर पहुंचे एसटीएफ चीफ सुधीर शाही। सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी अग्रवाल के साथ जांच पर जारी है बैठक। फाइलों का पुलंदा भी सीबीआई को सौंपेंगे शाही। सुकमा के जंगल में आईडी बम की चपेट में आया सीआरपीएफ का जवान, हुआ घायल। सर्चिंग के लिए निकली थी सुरक्षा की टीम। रायपुर टायर फैक्ट्री अग्निकांड में फैक्ट्री मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा जेल। आग में जिंदा जले थे 3 मजदूर। और रायपुर में हरियाणा के विवादित संत रामपाल के समर्थकों ने निकाली रैली। अपने गुरु की जेल से रिहाई की मांग। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. चुनावी मौसम गुजर जाने के बाद भी बीजेपी की सक्रियता लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करती है। जनता से जुड़ने का जज्बा फिलहाल मजबूरी नहीं है, फिर भी बीजेपी ने इसे जरूरी समझकर जिस तरह ताबड़तोड़ सदस्य बनाए हैं, उसका फायदा बेशक पार्टी को भविष्य में होगा। हालांकि सवाल उस दावे का भी है जो बीजेपी ने 11 करोड़ सदस्य बनाने का दावा किया है। 10 करोड़ सदस्य बनाकर दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली बीजेपी ने टारगेट से 1 करोड़ ज्यादा सदस्य बना दिए हैं। अब कार्यकर्ता इनका वेरिफिकेशन करेंगे। कार्यकर्ताओं को नया लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन आम नहीं, खास कार्यकर्ताओं को पार्टी से इनाम की उम्मीद है। लेकिन क्या शाह के दौरे के बाद यह इंतजार खत्म हो जाएगा?
तो शाह की क्लास में शामिल होने आए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधायक, सांसदों को अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की ताकीद दी, तो वहीं जनता के दिलों में जगह बनाने की बात भी कही। शाह ने कहा कि हम चुनाव तो कोई भी जीत सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों को जीतना जरूरी है, तभी लंबे समय तक हम राज कर सकते हैं। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों, मंत्री, सांसदों, विधायकों से रूबरू हुए। पार्टी के महासंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए भोपाल आए अमित शाह ने इस दौरान दावा किया कि पार्टी ने 11 करोड़ नए सदस्य बनाए हैं। पदाधिकारियों को शाह नीति का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बूते किसी भी चुनाव को आसानी से जीत सकती है, लेकिन महज चुनाव जीतना पार्टी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पार्टी का लक्ष्य जनता के दिल में जगह बनाना होना चाहिए, तभी लंबे समय तक टिका रहा जा सकता है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि महासंपर्क अभियान को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर नए सदस्यों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 15 लाख ऐसे सदस्यों को चुना जाएगा जो पार्टी के लिए समय दे सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में गरीबी के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की दरकार है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये वर्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने संगठन पर्व का नाम दिया और हमारा सदस्यता अभियान सारे देश में चला। आप सब जानते हैं कि 10 करोड़ का टारगेट था और 10 करोड़ से 11 करोड़ पहुंचा, और आज हम कह सकते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसकी कि 11 करोड़ सदस्यता है। बैठक के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम शिवराज और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के काम की जमकर सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में शिवराज की तारीफ जहां गेहूं योजना के लिए की, वहीं रमन सिंह की तारीफ चावल योजना के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों सीएम बेहतर काम कर रहे हैं। सियासी जानकार अमित शाह की तारीफ सीएम शिवराज के लिए जहां व्यापम घोटाले में कथित आरोपों के और सीएम रमन चावल के आरोपों पर क्लीन चिट के तौर पर देख रहे हैं। ये आज की बैठक का एजेंडा नहीं था। आज की बैठक का एजेंडा सिर्फ महासंपर्क अभियान था और मुख्यमंत्री जी के कार्य की प्रशंसा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की और सरकार की प्रशंसा अमित शाह ने की। भले ही बैठक के दौरान व्यापम का मसला ना उठा हो, परोक्ष तौर पर अमित शाह ने सीएम शिवराज को क्लीन चिट दे ही दी, लेकिन कांग्रेस ने सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया। शाह का विरोध भी किया तो कहीं सद्बुद्धि यज्ञ किया। कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। कांग्रेस अभी भी अपने रुख पर कायम है। नैतिकता के ऊपर तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी पद पे हैं और जब तक पद पे हैं तो अमित शाह जी यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम किए हैं कि पूरे प्रदेश का नाम सिर्फ देश भर में रोशन नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर में भी मध्य प्रदेश आज एक भ्रष्टाचार प्रदेश के रूप में जानने लगा। कांग्रेस का हल्ला अपनी जगह है और बीजेपी का महासंपर्क अभियान अपनी जगह है। बीजेपी अध्यक्ष ने आंकड़ों की समीक्षा कर ली है, अब कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर दस्तक देनी है। तो वहीं शाह की क्लास में दिए गए पाठ को भी आत्मसात करना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शाह के दौरे के बाद संगठन में कितना बदलाव होता है और कितना बदलेगा शिवराज का कुनबा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा के साथ सुधीर दंडोतिया। तो जब मध्य प्रदेश आए बीजेपी के शहंशाह, सदस्यता की हो समीक्षा, संगठन को दिया जाए संदेश और छोड़ जाएं अबूझ पहेली को सुलझाने का प्रश्न, तो सवाल उठते हैं। क्या समीक्षा बैठक के सामने आएगा सदस्यता का सच? शाह के संदेश से संगठन में कितना आएगा बदलाव? क्या शाह के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में खत्म होगा लाल बत्ती का इंतजार?
तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक पुष्पेंद्र पाठक जी। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और छत्तीसगढ़ बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर जी। नैयर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल हमारा पाठक जी आपसे ही। अमित शाह जी आए, उन्होंने बाकायदे क्लास ली, उन्होंने एक बात कही कि हम कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, कैसे भी जीत सकते हैं, लेकिन दिल में राज करना। एक दंभ नहीं झलकता है क्या ये? आप दंभ के रूप में देख रहे हैं, ये अलग विषय है। मुख्यतः काम सदस्यता के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचना था, जिसमें हम सफल हुए हैं। और इस सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर उनके द्वारा किया गया लगातार प्रयास है, जिसकी वजह से हम सफल हुए। इसमें कहीं दंभ की कोई बात नहीं है। नहीं, दंभ की बात नहीं, चलिए मैं मान लेता हूं। एक बात और यहां सामने आई पाठक जी कि आपने पहले 2 करोड़ का लक्ष्य रखा। आपको टोटल लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ 73 लाख, 1 करोड़ 60 लाख वोट मिले। 2 करोड़ बिना सोचे समझे रख दिया। फिर अंत में आते 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 आप 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पाए। मध्य प्रदेश अभी तो मिस कॉल की बारी है। अभी तो जब आप उनको पहचाने, आपने कह दिया कि 11 करोड़ सदस्य हो गए हैं। अभी जब उनको पहचानेंगे तो मुझे नहीं लगता है उसमें 50% भी सही खरे उतरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सदस्यता के काम में हम खुद लगे थे और सदस्य बनाने हम गए थे। सामान्यतः खुद संपर्क करके सदस्यता के अभियान को हम लोगों ने गति दी है। वेरिफिकेशन का जो काम है वस्तुतः वो दूसरे प्रकार का काम है, वो आप लोग अभी उसकी गहराई तक नहीं पहुंचे हैं। मुख्यतः ये है कि सदस्यता ओपन थी, माने सदस्यता के लिए जो मिस कॉल करनी थी, जो नंबर हमारा 1800-266-20-20 नंबर था, उस नंबर को दबा के कोई भी व्यक्ति प्राथमिक सदस्य बन सकता है। उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि जो व्यक्ति अवांछित है पार्टी के लिए, उस प्रकार के लोग भी यदि उसमें घुस पड़े हों तो उनका वेरिफिकेशन होना, एक बात। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों ने सीधे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले बगैर या अपनी स्वेच्छा से या स्वयं की प्रेरणा से पार्टी की सदस्यता ली है, ये 20-20 नंबर दबा के, उन तक यदि हम पहुंचेंगे उनके एड्रेस के सहारे, तो उनको ऐसे तमाम ऐसे लोग जो अब समाज के काम में जुटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके सद्भावना बढ़ी है, ऐसे लोगों तक पहुंच कर उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनका व्यक्तिगत प्रोफार्मा हम जब भरेंगे, उनकी जानकारी भरेंगे, तो निश्चित रूप से ये वृहद स्तर पर होने वाला संपर्क अभियान है। इसलिए इसको महासंपर्क अभियान नाम दिया गया है। बिल्कुल, ये तो सारी चीजें आपने ये बताई जो आपकी पार्टी ने तय की थी। हमारा सवाल ये था, लेकिन हम आपके पास आएंगे। हम अनुराग जी, हमारा सवाल जो पाठक जी से था वही सवाल आपसे है कि अभी तो आपने मिस कॉल दिलवा दिया। एक घर में 3 मोबाइल हैं, 4 मोबाइल हैं, कोई सड़क चल रहा है, उसने मिस कॉल दिया और सदस्य बन गया, और आपने इसको मान लिया कि हमारे 11 करोड़ सदस्य बन गए हैं। अब जब तक आपने उनका वेरिफिकेशन नहीं किया है, एक घर में अगर 6 लोग हैं, 6 के 6 सदस्य बना देंगे, क्या ये कहीं से सच दिखता है आपको कि आपने 11 करोड़ सदस्य बना दिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने इस देश की राजनीति में एक, मैं मानता हूं कि बहुत नया प्रयोग किया कि उन्होंने ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू की। और जब देश भर में करोड़ों मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ऐसे में जो दूर दराज रहने वाला एक व्यक्ति है, एक वोटर है, जो बीजेपी को वोट तो करता है लेकिन उसका मेंबर नहीं बन सकता है, तो उसके लिए उन्होंने ये ऑप्शन खुला रखा कि वो अपने घर से, पहाड़ से, नदी के किनारे से, समुद्र के किनारे से उस नंबर को डायल करके बीजेपी का मेंबर वो बन सकता है। और इसलिए ये अपने आप में एक अनूठा पहल था, और जिसको देश के कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ लिया और उनके बहुत पुरुषार्थ और प्रयास से एक बहुत बड़े टारगेट को हम लोगों ने अचीव किया। टाइम लिमिट में किया। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ रखा था, कितने बने? नहीं, 50 लाख का लक्ष्य हमने रखा था और आसानी के साथ पहले 1 रखा था, फिर 50 किया, फिर 50 भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, 50 लाख का ही रखा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी कम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो 40 लाख हम किए वहां पर। और जो शेष जो मेंबरशिप बची है वो हम जो रसीद के माध्यम से करते हैं, वो करके जो लक्ष्य है 50 लाख का, वो छत्तीसगढ़ में हम पूरा करेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। गिरिजा शंकर जी, हमने अपने दोनों अतिथियों से पूछा, लेकिन आपको भी लग रहा है क्या कि जब मिस कॉल के द्वारा सदस्य जो बनाया उसको आपने मान लिया,
जितने मिस कॉल आए उनको मान लिया कि हमारे सदस्य हो गए हैं। अभी तो वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है। अभी जो आज मीटिंग हुई है, आज जो अमित शाह जी ने टारगेट दिया कि घर घर जाइए और फिर उनको चिन्हित करिए, तो फिर ये कैसे 11 करोड़ माना जा सकता है? देखिए, वो 11 करोड़ माने या नहीं माने या उसकी वास्तविकता बाद में आएगी। अमित शाह जी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत दिलाना, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया मेंबरशिप का। ये बिल्कुल ठीक है कि इनोवेटिव प्रोग्राम था वो, लेकिन इसका जो व्यवहारिक पहलू है, मुझे लगता है कि शायद इस पर बहुत गौर नहीं किया गया। ये जैसे अनुराग जी कह रहे हैं कि नदी से, पहाड़ से, समुद्र से, जंगल से लोगों ने फोन करके मेंबर बन गए। अब उसका जो दूसरा पार्ट है, उन नदी, पहाड़, जंगल और समुद्र में जाकर उनका वेरिफिकेशन करना, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। कोई एक फोन करके आपको मेंबर बन जाए और वो संख्या आपकी 11 करोड़ हो जाए, 12 करोड़ हो जाए, फोन वहां कोई मिस कॉल देकर। लेकिन जो बड़ा काम है, पाठक जी हम आपके पास आएंगे, उत्तर आने दीजिए, वो है उनको एक एक जो मेंबर बने हैं उनका वेरिफिकेशन करके उनका फॉर्म भराना। आप इसलिए देखेंगे कि जो महासंपर्क अभियान की शुरुआत जिस बड़े पैमाने पर हो रही थी, वो अब तक टेकअप नहीं हो पाई है। और इसीलिए अमित शाह जी को पूरे देश में घूमकर, हर राज्यों में जाकर वो इस बात को जोर दे रहे हैं कि वो महासंपर्क अभियान जल्दी से जल्दी और बड़े पैमाने पर शुरू हो, ताकि ये जो उनकी मंशा है कि आप जो मेंबर बने हैं आपसे मिस कॉल देकर या किसी और रूप में, उन सारे मेंबर्स की पहचान करके उनको वास्तविक मेंबर के रूप में उनको कन्वर्ट करें। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसान काम होगा। कल मेंबरशिप इनकी कुछ कम हो जाएगी। सवाल यहां पर मेंबरशिप 11 करोड़ रहेगी या 9 करोड़ रह जाएगी, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि यदि वो 9 करोड़ या 8 करोड़ या 10 करोड़ जितने भी मेंबर जो बताए जा रहे हैं, उन एक एक मेंबर तक पहुंचना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और यदि बीजेपी इसको अंजाम दे देती है, ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। नहीं, चुनौती तो होगी। हमारा सवाल वही है कि जो इन्होंने घोषणा कर दी, जैसे मध्य प्रदेश में 74 लाख और वहां लगभग कुल मिला के इनका जो है 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला करके है। आपने कह दिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपने बना दी, लेकिन वेरिफिकेशन तो हुए नहीं। तो जब वेरिफिकेशन हो जाता, सारी चीजें होती, तब ये घोषणा होनी थी। देखिए, वो घोषणा चाहे पहले कर दें या बाद में कर दें, वो संख्या 11 करोड़ हो या घटकर 9 करोड़ हो जाए या बढ़ के 15 करोड़ हो जाए, ये एक बिल्कुल तकनीकी मुद्दा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये जो सब आपने दिखाया कि अमित शाह जी को बोलते हुए कि चुनाव जीतना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लोगों के दिल में राज करना बहुत जरूरी है। आपने शुरू में उसको दम्भ कहा, दम्भ उसको न भी कहें, लेकिन कहीं न कहीं एक गुमान तो है कि हमारे लिए चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिस तरह 8 महीने के कैंपेन में वो पूरी मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और सरकार बन गई, तो शायद उनको लगता है कि चुनाव जीतने की जो हमारी कला है उसमें हम माहिर हैं। लेकिन ये भी उनको मालूम है कि जो सरकार बनी है वो 31% वोट से बनी है। लगभग 70% लोग आज भी उनको वोट नहीं दिया उन्होंने। और आगे यदि चुनाव जीतना है या राज्यों में अपनी पार्टी के सत्ता का विस्तार करना है, तो ये लोगों तक पहुंचना उनके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो मानते हैं कि किसी भी रूप में, चाहे वो महाजनसंपर्क अभियान के रूप में हो, मिस्ड कॉल के रूप में हो, मेंबरशिप के रूप में हो, और जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेंगे आप, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों तक पहुंचना एक एक आदमी तक, वो बहुत मुश्किल काम है। और मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत जिस अपेक्षा के साथ अमित शाह चाह रहे हैं वो अंजाम पार्टी दे पाएगी। जी बिल्कुल सही कहा। वैसे 15 लाख सक्रिय सदस्य जो इनके पुराने सदस्य हैं, उनको जो प्राथमिक सदस्य, उनको सक्रिय सदस्य तो बना सकते हैं, लेकिन वो जो टारगेट है पूरा घर घर जा करके, अमित शाह जी ने खुद कहा, एक तरह से जो मेरी अपनी जानकारी है कि 1 करोड़ घर में पहुंचना जी बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने इस बात उठाई, गिरिजा शंकर जी, उन्होंने खुद कहा, शायद गुड्डन पाठक जी, अपने पाठक जी इस बात को स्वीकार करें या नहीं करें, कि उन्होंने अंदर मीटिंग में इस बात कही कि 80% लोग तो मिल सकते हैं, 20% उन्होंने खुद छोड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में 100 करोड़, 1 करोड़ के लगभग भी घर पहुंचना वाकई में बहुत मुश्किल काम होगा। हम नैयर जी के पास जाएं, उसके पहले पाठक जी, आप कुछ आपत्ति ले रहे थे जब गिरिजा शंकर जी अपना कुछ जवाब दे रहे थे। सदस्यता के विषय को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप सबके मन में, उसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ।
सदस्यता के लिए सामान्यतः ये विषय था कि कार्यकर्ता जाएंगे, कार्यकर्ता मिस कॉल के लिए आग्रह करेंगे और सदस्यता की लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने का काम हुआ है एक। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान हुआ था कि लोग स्वयं सदस्य बन सकते हैं। तीसरा, सदस्यों ने उत्साहपूर्वक कहीं भी बस स्टैंड पे किसी भी पब्लिक प्लेस पे लोगों से आह्वान किया कि आप 1800 266 20 नंबर दबाइए। लोगों ने नंबर दबाए। फिर उनके बाद ये कहा गया कि आप अपना नाम और एड्रेस विद पिन कोड के साथ एक दूसरे नंबर पर मैसेज कीजिए, SMS कीजिए। जिन्होंने SMS किए हैं उनका SMS के साथ एड्रेस आ गया है। जिन लोगों ने SMS नहीं किए हैं उनकी सिम जिस नाम से रजिस्टर्ड थी उस नाम से उसको सदस्य माना गया है। ये सारा डाटा खंगालने के बाद सॉफ्ट कॉपी में पूरा डिटेल नीचे तक जिले वाइज पहुंच रहा है। ये पहुंचने के साथ हमें ये पता है कि समुद्र के किनारे या खेत में या खलिहान में जिस व्यक्ति ने भी नंबर डायल करके सदस्यता ली है उसका एड्रेस हम तक आया है। जो बात अभी 80% आ गया तो सदस्य बन गया, ये ऐसा तो नहीं है ना पाठक? नहीं, प्राथमिक सदस्य वो बन गया है। वेरिफिकेशन दूसरा काम है। वेरिफिकेशन या महासंपर्क अभियान है, ये दूसरा चरण है उसका। सदस्यता हमारी हो गई है। सदस्यता के बाद दूसरा चरण ये है कि हमको जाके केवल उनसे मिलके उनकी व्यक्तिगत रुचि की बातें समझना है, उनकी व्यक्तिगत व्यवहार को समझना है और वो पार्टी में किस हिसाब से उपयोगी हो सकते हैं इसका प्रयास करते हुए पाठक जी हम आप इस मुद्दे को लेकर फिर आपके पास आएंगे। हम नैयर जी के पास चलते हैं। नैयर जी, आपने अभी हमारे अतिथियों को सुना, एक आपको नहीं लगता कि क्या ये जो भी आंकड़ा इन्होंने तय किया है 1.25 करोड़ लोगों के घर घर जाएंगे, उसका फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद उसको सदस्य बनाएंगे, जबकि मुझे लगता है कि टोटल 2-2.25 करोड़ मत ही मिले हैं इनको, सारे लोकसभा विधानसभा मिला दे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला दे तो? जी, मैं इस संबंध में अभी गिरिजा शंकर जी ने जो कहा उससे काफी हद तक सहमत हूं कि बड़ा श्रम साध्य और कष्ट साध्य होगा उन सबका वेरिफिकेशन करना, जाकर के मिल करके पता लगाना। ठीक है, SMS के माध्यम से भेज दिया इनका जो दावा है भाजपा के प्रवक्ता का कि भाई स्वयं स्फूर्त होकर के लोगों ने अपना मत दिया है, अपनी राय जाहिर किए और सदस्य बने हैं। तो सारी स्थिति स्पष्ट तब होगी जब उसका वेरिफिकेशन हो पाएगा। वेरिफिकेशन जिसे फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं वो बहुत मुश्किल है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक उसके मतदान के माध्यम से या जैसे कहा जाए कि SMS या इन माध्यमों से सदस्य बने हैं तो उस पर अविश्वास भी नहीं किया जा सकता है। अब अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये संख्या विश्वसनीय नहीं है तो उन्होंने जो दावा किया है और दावे के बाद में उनसे जिलेवार सूची मांगनी चाहिए कि जिलेवार कितने लोग बने हैं। यदि कांग्रेस के पास में इतना शक्ति बल है, इतना कार्यकर्ताओं का बल है, तो उन जिलों में जाकर के उन लोगों से स्वयं भी वेरीफाई करके पता कर सकती है कि ये दावा भाजपा का कहां तक सही है और कितना खोखला है। तो ये सदस्यता अभियान जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है चला है यहाँ पर, लेकिन एक व्यक्ति बैठ करके सारे के सारे छत्तीसगढ़ की कल्पना यदि रायपुर में नहीं कर सकता तो सारे देश में तो बहुत मुश्किल है। ये एक कठिन कार्य है, लेकिन उत्साह लोगों में देखा गया है और भाजपा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं और पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने दौड़ भाग की है, जनसंपर्क, व्यापक जनसंपर्क किया है। संभव है उसके कारण ये संख्या इतनी पहुंची हो, ना भी पहुंची होगी अगर, तो इसका प्रतिवाद करने का कोई ना कोई प्रमाण या आधार कांग्रेस को देना चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये सारी की सारी कल्पनाएं हवाई है, ये सारे के सारे दावे खोखले हैं। इनमें जमीनी हकीकत भी है, कुछ यथार्थ की उंगली पकड़कर चलने की कोशिश भी है और वो कोशिश संजीदा है, गंभीर है।
बिल्कुल नैयर जी, यहाँ एक सवाल ये उठता है। पहला तो ये आपने खुद देखा होगा कि मॉल में बैठ करके बकायदे इन्होंने स्टॉल लगाए थे, सड़कों में स्टॉल लगाए थे, जो भी निकलता था उसको सदस्य बनिए, उसका मोबाइल नंबर, जो विधायक है, जो उस क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष है, वहां का मंत्री है, उसके प्रभाव में आकर के न चाहते हुए भी लोगों ने उनके कहने पे उस नंबर पे मिस कॉल दे दिया। अब एक बार मिस कॉल दे दिया, दूसरी बार आपने ये भी आरोप देखे होंगे कि कई कांग्रेसियों ने कहा कि उनको भी सदस्य बना दिया गया। तो अब ऐसी स्थिति में धरातल में उतरना कितना मुश्किल काम होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है? हमसे अगर हमको कहा जाता है सदस्य आप मिस कॉल दीजिए, आप सदस्य बन गए, अब हमारी मंशा नहीं है, हमारा मत नहीं है, हम उनके जो भी उनका आइडियोलॉजी है उसको हम नहीं इत्तेफाक रखते, फिर कैसे सदस्य, कैसे गिनती कर दी गई कि इतने सदस्य हैं? जी जी, आपकी बात अपनी जगह पर ठीक है। ये बहुत मुश्किल काम है। किसी के दिल में झांक करके हम कैसे देख सकते हैं? क्या माध्यम हमारे पास है? फिर जन सामान्य को या पत्रकारों को भी या मीडिया के लोगों को भी इस बात की क्या जरूरत है कि वो जाकर के घर घर पता लगाए कि आप सदस्य बने या नहीं बने। जब वो पते पार्टी दे देती है, व्यक्तियों के नाम दे देती है, तब तो कुछ वेरिफिकेशन दूसरी शक्तियां भी कर सकती हैं। फिर रहा प्रश्न ये कि दबाव में आकर के, तो मैं नहीं समझता, ये कुछ हद तक संभव भी है कि लिहाज और दबाव दोनों चलते हैं। जब सत्ता आरूढ़ पार्टी निकलती है किसी अभियान पर, तो दोनों चलते हैं और उनका मन जो है वो मतदान के वक्त व्यक्त होता है, उनकी इच्छा उस समय जाहिर होती है। तो फिलहाल तो ये कांग्रेस को जाकर के पता लगाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के लोगों का, पदाधिकारियों का भी ये दायित्व बनता है कि वो सूची को सामने लेकर के आए, उनके नाम और पते लोगों को बताएं, शहरवार, तहसीलवार और फिर ब्लॉक वाइज सबके आंकड़े बताएं। और संभव तो ये है, होना तो ये चाहिए कि अधिक विश्वसनीयता के तो गांव के स्तर पर भी बताएंगे कितने लोग सदस्य बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सारा काम दबाव या लिहाज से नहीं होता, सारा काम माल पर बैठ करके स्टॉल लगा करके एसएमएस के लिए लोगों को पकड़ करके एसएमएस कराने से नहीं होती है। यदि इतनी बड़ी संख्या है तो उसमें कितना प्रतिशत सच है, कितना प्रतिशत लिहाज में हुआ है और कितना प्रतिशत गंभीरता के साथ है, इसकी छटनी करने के लिए हमारे पास क्या विधि है, किस तरह से पता लगाएं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ऊंची हाँकी गई कल्पना है भाजपा की, या बहुत बड़ा यथार्थ से एकदम कटा हुआ कोई दावा है। यथार्थ पे कुछ चलता है तब वो दावा किया जाता है। तो यथार्थ क्या है ये कांग्रेस को भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। मीडिया अपने ढंग से पता लगाता है, मीडिया अपने ढंग से पता लगा भी रहा है और जहां कहीं पर ऐसी बातें सामने आती हैं उनको उजागर भी कर रहा है। लेकिन फिलहाल तत्काल अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये सारे के सारे दावे कपोल कल्पित हैं या सारे के सारे दावे थोथले हैं। तो ये फिलहाल तो ऐसा कुछ आया नहीं है सामने। आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए स्वयं ये सारे आंकड़े तहसीलवार, जिलावार, पंचायतवार खुद प्रकाशित करना चाहिए। हम रमेश जी आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ गुड्डन पाठक जी हैं, हम उनके पास जाएंगे, विधायक हैं गुड्डन जी, हम आपको गुड्डन के नाम से संबोधित करते हैं, आप बुरा मत मानिएगा। हमारे साथ 3 दर्शक हैं अलग अलग जगह से, दमोह से हैं, बिरसा से हैं और दतिया से हैं। सबसे पहले दमोह से प्रदीप राय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। अभी तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी जिसके सबसे ज्यादा सदस्य थे, और उस पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने करके भी दिखाया है कि पहली पार्टी की जिम्मेदारी निभाई है और विश्व के प्रमुख देशों में शामिल किया है। आज जब बीजेपी के 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य हो गए हैं, तब क्या उसकी जिम्मेदारी पारदर्शिता या अपने सदस्यों को लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहिए क्या यहाँ पर?
बिल्कुल सही कहा। इसका उत्तर हम गिरिजा शंकर से लेंगे, लेकिन हमारे साथ विदिशा से गजेंद्र जी है। गजेंद्र जी स्वागत है, अपना सवाल करें। मैं कहना चाहता दवा सिम मोबाइल, आजकल हर मोबाइल दवा सिम चलती है, आप जानती हैं जी। आप सवाल करें। सवाल मेरे जो मैं दो सिम इस्तेमाल करता हूँ। मैं दो जगह सदस्य ले ला के सदस्य में दो जगह ला सदस्य में दो जगह ले। हमारा उनसे बात दतिया से हमारे साथ एक और दर्शक है, शिवरतन जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। शिवरतन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल करें। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। गिरिजा शंकर जी, अभी एक प्रश्न आया हमारे एक दर्शक का कि चीन का एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ने की ये बात थी और उन्होंने पारदर्शिता पूरी तरह से है। तो जैसे नैयर जी भी बोल रहे थे कि खुद भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को सिद्ध करने के लिए ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज एक सूची जारी करनी चाहिए। इसके बाद नहीं, देखिए वो जो मेंबरशिप के दावा कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये उनका अपना प्रॉब्लम है, बीजेपी का प्रॉब्लम है, किसी और का प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे इसका पूरा बैकग्राउंड देखें आप। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में जनमानस बनता हुआ दिखा, उसका परिणाम भी हमको देखने मिला कि 282 सीटों के साथ बीजेपी सरकार में आई। वो एक अच्छा माहौल था बीजेपी के पक्ष में। अमित शाह ने अध्यक्ष बनते हुए ये मौका बेहतर माना कि जब देश में बीजेपी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक माहौल बना हुआ है तो क्यों ना इसको मेंबरशिप में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बनाई कि एक आदमी बहुत आसानी से एक मिस कॉल देकर भी अपनी मेंबरशिप को कर सकता है। दिक्कत यहां पर यह हुई कि जो इंटेंडेंट मेंबर है उनको मेंबर मान लिया गया। जिन लोगों ने मिस कॉल किया उन्होंने मेंबर बनने की इच्छा व्यक्त की। ये वो 11 करोड़ लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप बनने का इरादा जाहिर किया। जब महाजनसंपर्क अभियान के बाद जब उन एक मिस कॉल को जब आप वेरीफाई कर लेंगे और उनके फॉर्म भर लिए जाएंगे, वो फिर आपके बनेंगे मेंबर। तो ये जो मेंबर बनने का इरादा रखने वाले लोगों को जो मेंबर मान लिया गया, ये ठीक है, तकनीकी रूप से कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको मेंबर मान सकते हैं। और एक रिकॉर्ड बना दिया आपने वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी का, वो अपनी जगह सही है। लेकिन यदि वास्तविकता देखी जाए तो ये जो फर्क है, ये फर्क करने की जरूरत थी। जब महाजनसंपर्क अभियान के बाद वो सारे मिस कॉल या सारे जो इंटेंट मेंबर थे वो वेरीफाई हो जाते, उसके बाद उनकी वास्तविक संख्या सामने आती। और आप यकीन जानिए, ये जब भी महाजनसंपर्क अभियान इनका पूरा होगा, मुझे नहीं मालूम कि उसके लिए कोई निश्चित अवधि तय की गई है, नहीं की गई है, जब भी पूरा होगा तो जैसा अमित शाह जी आज कह रहे थे कि वो 80% ही सही, वो तो सही हों, तो जाहिर है स्पीच में कहा। हाँ, तो जाहिर है कि वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सदस्य बनने का इरादा रखने वाले लोग जरूर हैं 11 करोड़, लेकिन उनको सदस्यता में कन्वर्ट करने के बाद वास्तविक संख्या सामने आएगी और तब उनको ये महसूस होगा कि वो जो संख्या है वो कहीं थोड़ा सा रोकेंगे। अजीब बड़ी हुई है। एक और दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं सीहोर से, हेमराज जी। हेमराज जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी हेमराज जी, सवाल करें। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पीएमटी से जो फर्जीवाड़ा हुआ था, इसकी जो स्टूडेंट की जो लिस्ट थी वो तो उन्होंने बताई नहीं, और उन लोगों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा। जी चलिए, आपका उत्तर अलग है। हम चाहेंगे गिरिजा जी आप अपना उत्तर पूरा करें और संक्षेप में इनको भी संतुष्ट कर दें। नहीं, वही मैं कह रहा था कि जो मेंबरशिप की जब फाइनल महाजनसंपर्क अभियान जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो वेरीफाइड मेंबर्स होंगे उनकी संख्या चाहे जितनी भी हो, वही बीजेपी के वास्तविक मेंबर माने जाएंगे, वही संख्या वास्तविक होगी। जहां तक सवाल इन्होंने अपना, तो फिर अभी इनको ये नहीं कहना था कि हमारे 11 करोड़ सदस्य हो गए। तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि वो तो आपके ऊपर है कि आप चाहे जिसको मेंबर मान लें, लेकिन वास्तविकता यही है जिसको कि खुद पार्टी अध्यक्ष भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और जो हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं लोग और जो मेंबरशिप की प्रक्रिया समझा रहे हैं, उनका भी वही कहना है कि मेंबर तभी वो अंतिम होंगे जब उनसे वेरीफाई करके फॉर्म भरा लिया जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जंगल, पहाड़ और समुंदर से मेंबर बनने के इरादा रखने वाले लोगों से का संपर्क पार्टी से, ये तो बहुत आसान है, लेकिन उन तक पहुंचकर उनको वेरीफाई करके उनके फॉर्म भराना, ये पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए इतना आसान नहीं है, ये मिस कॉल करने जैसा काम नहीं है। तो ये जब अंतिम रूप से जब ये संपर्क कंप्लीट होगा तब मालूम पड़ेगा कि वास्तविक संख्या मेंबरशिप की क्या है। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ नौगांव से एक दर्शक है हेमंत। हेमंत जी, अपना सवाल करें। हेलो
हेमंत जी अपना सवाल करें, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो? हाँ जी, हाँ सवाल करें। हेमंत चतुर्वेदी बोल रहा है जी, सवाल करिए। हेलो जी सवाल करिए, अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करके। हेमंत चतुर्वेदी बोल रहा है। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, वो सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं। सागर से हमारे साथ एक और दर्शक है, पप्पू जी सवाल करें अपना। सर मेरा सवाल है सर, जो भाजपा ने, हेलो जी हाँ सर, क्या है भाजपा ने जो भी सदस्य बनाए हुए हैं जी, ये क्या है सत्ता का प्रभाव दिखाकर हापड़ दूपड़ में सर जितनी भी इनकी लाभी है सर, पार्षदों से लेके वो जो छोटे छोटे पदाधिकारी, उनने जबरदस्ती लोगों से मोबाइल लेके दोस्त यारों के बताना मिस कॉल लगा दे, मिस कॉल लगा दे। तो ये सर दिन में ख्वाब देख रही है भाजपा कि हमने 11 करोड़ सदस्य बना लिए हैं, वास्तविकता तो उनके बहुत अलग है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। हमारे साथ पाठक जी आपसे सीधे उनने सवाल किया है, आप ही उत्तर देते हैं, फिर हम अनुराग जी के पास जाते हैं। इसमें सीधा ये है कि सदस्यता जो हमने की है जी, सदस्यता का आंकड़ा इससे आगे जाएगा जी। उसकी वजह ये है कि जब हम कई घरों में पहुंचेंगे तो उन घरों में हम ये पाएंगे कि और भी मोबाइलधारी लोग हैं, उनके परिचित ऐसे लोग हैं जो सदस्य नहीं बन पाए, उनको हम प्राथमिक सदस्य बनाएंगे। प्राथमिक सदस्य बनाने के बाद उनके वेरिफिकेशन के हम कंफर्मेशन करने के लिए एक नंबर और है 1800-103-4444, ये नंबर दबा के हम उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसा क्षेत्र है भारतवर्ष का जहां पे किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। मेरी विधानसभा का कम से कम 1/4 हिस्सा ऐसा होगा जहां कई हिस्सों पे मोबाइल का कोई कनेक्शन नहीं है, वहां हमें मैनुअली जाके रसीद काट के उनकी सदस्यता करना है। तो ये काम अभी जब हम ये महासंपर्क अभियान में जाएंगे तब ये करेंगे। दूसरा मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ, संगठन का मूलतः ये काम है, विधायक के नाते मुझे संगठन को सहयोग करना है। अभी जो बात चल रही थी कि जिले तक की सदस्यता का लिस्ट बन जाएगी, मंडल तक की बन जाएगी, मैं साहब आपको बता रहा हूँ कि हमने मतदान केंद्र तक की लिस्ट बना ली, कितने लोगों ने मिस कॉल किए हैं वो लिस्ट हम तक आ गई है। एक मतदान केंद्र यदि 4 गांव है, 4 गांव में कुछ गांव ऐसे जो निल हैं, उन गांव में जाके अभी हमें सदस्य बनाना है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं यदि आपकी और बढ़ेगी, नीचे सदस्यता बढ़ेगी साहब, अभी सदस्यता बढ़ेगी। मिस कॉल करवाने में 3 महीने लग गए पाठक जी, तो ये भरवाने में, फॉर्म भरवाने में कितने समय लगेगा? समय की कहाँ कोई बात कर रहा है, हमें तो लोगों से मिलना है, लोगों के बाद मिलने जाना। समय तक ये प्रूव कर देंगे कि हमारे 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सदस्य हैं। जी जी, हम उससे आगे जाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे। कब तक? कोशिश तो यही है कि अगले 2 महीने में हम कर लें। कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के पास है, मतदान केंद्र तक कार्यकर्ता हमारे पास हैं, मतदान केंद्र में सक्रिय सदस्यों की संख्या 1 से ज्यादा है, कहीं 2 है कहीं 3 है। एक सक्रिय सदस्य यदि हमारा 100 घरों में भी जाएगा तो ये काम हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। जिस चुनौती जो आपको दिख रही है इतनी गंभीर नहीं है, आराम से हम सब जगह पहुंच जाएंगे। जी पाठक जी, हम अनुराग जी, जब कोई बात होती है तो सफाई उसी में दी जाती है। आज अमित शाह जी ने, जो मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली, अमित शाह जी ने कहा कि गेहूं के मामले में मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, यानी शिवराज जी की तारीफ की। धान के मामले में रमन सिंह की तारीफ की, यानी अमित शाह जी के अंदर भी जो नान घोटाला हुआ है उसको लेकर कहीं न कहीं चिंता है। अनुराग जी देखिए, मुझे जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में कहा, मुख्य रूप से उन्होंने ये कहा कि हमको अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना है और पूरे तरीके से फोकस रखना है कि जो जनता ने जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को दी है केंद्र में और दोनों राज्यों में लगातार, तो इस जवाबदारी में हम खरे कैसे उतरे, इस पर फोकस करना है। जहाँ तक प्रश्न आरोपों का है, मुझे ये लगता है कि जो जितने आरोप मढ़े जा रहे हैं वो सारे आरोप कंफ्यूजन क्रिएट करने बढ़े नहीं है। मैंने उन्होंने खुद कहा ही बात, उन्होंने एक स्पष्ट बात कही है कि जब तक कोई प्रमाणिक विषय हमारे सामने नहीं होता है तब तक भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, अपने काम में लगे रहना है। और जिस तरीके से यदि बीजेपी ने कोई घोटाले उठाए कांग्रेस के कार्यकाल में तो वो प्रमाणिक रूप से उठाए और कोर्ट ने उसको प्रूव किया, कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया, उसका जांच का परिणाम आया, लोग जेल गए और उस पर बाकायदा कार्रवाई हुई और सामने आई। मुझे लगता है कि ये जितने आरोप लगा रहे हैं, चाहे नान का विषय हो चाहे व्यापम का, ये सारे बातों पर कांग्रेस को भी जो जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है, मुझे लगता है कि वो उन सारे लोगों को उस जो 1 साल पहले बीजेपी ने स्टैंड लिया था, मेरे ख्याल से उस पर उनको ध्यान देना चाहिए और
जो न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए भी खुले होंगे। तो प्रामाणिक रूप से वो आए तो निश्चित रूप से साहब का ये कहना सिर्फ धान, बाकी और भी तो बहुत अच्छे काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, उन्होंने नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक जो भूख की जो समस्या थी छत्तीसगढ़ के अंदर, जो आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर जो न्यूज आता था कि यहाँ पर लोग भूखे पेट सो रहे हैं, कहीं कंदमूल खा रहे हैं, तो उस जो बहुत बड़ी चुनौती थी भूख की समस्या, उसको भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने दूर की अपने कार्यकाल में। एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि को उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया कि हमारी सरकार अनेकों काम अच्छे कर रही है, बेस्ट काम कर रही है, जिसमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो हमने सफलता प्राप्त की है। अनुराग जी, आपके छत्तीसगढ़ से एक दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं, पटना से। जी लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, मेरा ये सवाल है, मतलब मैं सन 1993 से मतलब भाजपा के सदस्य हूँ। क्या सन 1993 से आप सदस्य हैं भाजपा के? जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता था कि भाजपा मतलब अपने पुराने एजेंडे को भूल गई है रामलला के विषय में? जी, अभी तो इनके पास फुल बहुमत भी है। जी, चलिए इनको अपने पुराने एजेंडा में आना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। हम अपने दोनों अतिथियों से उत्तर लेंगे, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जो हम वक्त आ गया है उस अबूझ पहेली को समझने के लिए, जो हम सबसे पहले नैयर जी के पास चलते हैं। नैयर जी, आज अमित शाह जी ने बाकी तो स्पीच दी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी की भी तारीफ की, एक तरह से रमन सिंह जी की भी तारीफ की, लेकिन एक उन्होंने और बात कही कि जो मंद बुद्धि बच्चा होता है उसका बाहर ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। ये एक जो अबूझ पहेली काफी चर्चा में रहा है, कुछ लोगों ने तो इसको जुमला मान लिया, कुछ लोगों ने इसके कई कयास लगाए, परिभाषित भी किया। आपको क्या लगता है किस विषय पे उन्होंने बात कही होगी? संभव है उनके संकेत तीनों चारों मुख्यमंत्रियों के बारे में भी हो, लेकिन यदि मंदबुद्धि का संकेत उनकी तरफ है तब भी उनके विरुद्ध फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव होने तक वो इंतजार करेंगे, वातावरण बनाएंगे। एक बहुत सकारात्मक पहलू जो शाह जी का रहा है वो ये है कि वो बात अपनी बेबाकी से कह भी रहे हैं और अपना भय भी, उन्होंने एक आतंक भी सारे देश के मुख्यमंत्रियों के भीतर बैठा दिया है। तो वो आतंक की वजह से, उस भय की वजह से और आशंका के कारण भी वो अपने काम से लगे रहेंगे। बीच में दो बातें हुई थी, उन पर मैं थोड़ा सा, एक तो चीन की चर्चा की गई, तो चीन एक अधिनायकवादी देश है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, होती है, और नहीं अगर होती है तो लाने के लिए प्रतिपक्ष सक्रिय रहता है। प्रतिपक्ष बहुत सक्रिय है। अभी सत्ता गए हुए सिर्फ 1.25 साल हुआ है, लेकिन कांग्रेस में जो जिजीविषा जागी है उसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ आरोप मढ़ देने से और उनका बार बार ढिंढोरा पीटते रहने से कुछ होता नहीं है, प्रमाण रखने चाहिए। भूख की बात आपने कही थी, मैंने 1966 में मैं पत्रकारिता में था, उस समय देखा छत्तीसगढ़ में के गांवों में सड़क के किनारे भूख से बिलक बिलक करके लोग मरते थे। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां प्रथम स्वाधीनता संग्राम से 1 साल पहले 1956 में सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह ने गोदाम लुटवा दिए थे कुछ अंग्रेज परस्त या अंग्रेजों के संरक्षण में पड़ने वाले जमाखोरों के, जबकि लोग भूख से बिलख रहे थे। तो ये एक परिवर्तन तो आया है। ठीक है, हम सरकारों में दोष देखते हैं और खामियां देखनी भी चाहिए और उनकी तरफ संकेत भी करना चाहिए ताकि लोकतंत्र जीवंत रहे, ताकि जो लोकतंत्र के दावेदार बने हुए, जो हुक्मरान बने हुए, उनको भी ये लगे कि वो उनको खुली छूट नहीं मिली हुई है। फिलहाल ये लेकर के कि ये एकदम निरर्थक है ये दावे को, ये दावा कि सदस्यता अभियान केवल टेलीफोन के SMS से चलाया गया, मुझे नहीं लगता कि ये पूर्णतः नैयर जी, हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ 2 दर्शक हैं, छत्तीसगढ़ से ही हैं, मनेन्द्रगढ़ से। जी
मनेंद्रगढ़ और कोरबा से, मनेंद्रगढ़ से हमारे दर्शक हैं जी, अपना सवाल करें। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा। तरुण, कोरबा से तरुण जी आपका स्वागत है, आप सवाल करें अपना। लगता है दोनों लोग संपर्क नहीं हो पा रहा। भोपाल से विवेक जी हैं, विवेक जी अपना स्वागत करें। विवेक जी अपना सवाल करें, माफ करिएगा, आपका स्वागत है। सर मेरा पुष्पेंद्र पाठक जी से सवाल है जी कि ये शिवराज सिंह चौहान केंद्र जी क्या एमपी में विस्तार जो करवाने की बात है वो पिछले 1.5 साल से नहीं किया इन्होंने। उसमें पाठक जी उत्तर नहीं दे पाएंगे आपका, वो हाई लेवल का मामला है। पाठक जी बेचारे उत्तर देंगे तो फंस जाएंगे खुद। पाठक जी, एक हम गिरिजा शंकर जी के पास जाएंगे उसी सवाल को लेकर के जो हमने नैयर जी से किया था, लेकिन एक बात आप दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के अतिथियों से है कि जो मूल मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस का आरोप है कि मूल मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी योगा, कभी दूसरी बातें, कभी सदस्यता अभियान, इस तरह की बातें आ रही हैं। जैसा कि अभी एक दर्शक ने भी कहा कि राम मंदिर निर्माण की बात ही नहीं हो रही। पाठक जी, संवैधानिक दायरे में जो कुछ भी हो सकता है वो होना है जी। राम मंदिर बनाने के लिए जो 2-3 सुझाव आए हैं उनमें हाई कोर्ट के निर्देश की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बात आई है, दोनों पक्षों के साथ बैठ के समझौते की बात आई और तमाम तरह की बातें चल रही हैं जी। सत्ता में आने थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ सागर से एक दर्शक है इरशाद। इरशाद जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। सर मेरा विधायक जी से एक सवाल है जी कि सर शिवराज सिंह सरकार जो अपनी सरकार है जी सर वो बच्चों के लिए तो स्कूल चले अभियान चला रहे हैं जी, लेकिन सर सागर की मैं बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ घोटाले चल रहे हैं और अनियमितताएं चल रही हैं सर, तो मेहरबानी करके विधायक जी थोड़ा उस पर रोशनी डलवाएंगे, उसकी जानकारी लेंगे। कौन सा घोटाला? जो आंगनबाड़ी में सर खाने पर और जी, आंगनबाड़ियों में घोटाला चल रहा। पाठक जी आप सवाल सुन लिए होंगे, चाहेंगे आप उसका भी थोड़ा सा उत्तर दे दें। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो संवैधानिक दायरे के विषय हैं, पार्टी का सत्ता में आने का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी मन में आए वो करने लगे जी। हर चीज की संवैधानिक व्यवस्था है, उसके दायरे में रह के सब काम किए जाएंगे। पार्टी ने अपना कोई भी विषय, कोई भी एजेंडा छोड़ा नहीं है, सारे विषय उसके हैं। केवल ये हुआ कि प्राथमिकता के आधार पर कुछ चीजें आगे, कुछ चीजें पीछे हुई हैं। मैं एक सामान्य पार्टी के सिपाही होने के नाते इतना जानता हूँ कि जिस विचारधारा से हम लोग हैं, देश के पुनर्निर्माण को लेके, देश की जो प्रतिष्ठा रही है उस प्रतिष्ठा को फिर से एक बार स्थापित करने के लिए सब लोग सक्रिय हैं पार्टी में, नीचे छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक। वो सवाल ये है कि मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दे कैसे आपने मान लिया कि मुद्दे भटकाए जा रहे हैं? अब एकदम से अभी कोई इशू नहीं है राम मंदिर को लेके, हम कहाँ चले जाएं, क्या करने लगे हैं राम मंदिर के मामले में। दूसरा हमारा विषय ये था कि कश्मीर को लेके जो विषय चल रहे हैं, वहाँ 370 का विषय था। समय आएगा, समय के साथ अनुकूलता जब बनेगी तब बातचीत का विषय बनेगा, माहौल बनेगा, तब हम बातचीत करेंगे। हम थोड़ा सा रुकेंगे, हमारे साथ शिवपुरी से एक और दर्शक है मदन जी। मदन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे फिर सवाल करें। लगता है मदन जी से भी आज संपर्क, आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। मनेंद्रगढ़ से हमारे साथ ललन जी हैं। ललन जी अपना सवाल करें। हाँ सर। हाँ सवाल करिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी जो मिस कॉल मार करके वो बना रही, सदस्य बना रही है जी, तो वास्तव में सही है नहीं। लोग ऐसे मिस कॉल मारते हैं, मार करके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हकीकत में जितना ये भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं उतना सदस्य बन नहीं पाए लोग। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग जी। हम आप ही से उत्तर ले लेंगे, दर्शक पूछ रहे हैं। देखिए ये उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये कहा है और शायद कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी ये किया होगा। मैं भी इसको मानता हूं कि शायद प्रयोग के तौर पर उन्होंने कोशिश की होगी सवाल करने इस नंबर पर क्या होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए ये बिल्कुल दावे का विषय नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी की एक संगठन, एक वर्ष हम लोगों ने तय किया है, मेंबरशिप करेंगे, उनको जोड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनको सरकार के बारे में जानकारी देंगे, फिर उनका प्रशिक्षण करेंगे। ये 1 साल का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने संगठन वर्ष, संगठन पर्व, ये कार्यक्रम डिक्लेयर किया है और पार्टी को कैसे नीचे तक मजबूत करना है इस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें कोई दावा का भी प्रश्न नहीं है, ना वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन के साथ
ये अटक गई है सुई, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। हम सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं, उनसे फीडबैक लेने वाले हैं, उनका अभिनंदन करने वाले हैं, उनके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। कहीं बेटी बचाओ अभियान जो बीजेपी चलाने वाली है उस पर क्या वो काम कर सकते हैं, ये भी पूछेंगे उनसे। स्वच्छता अभियान बीजेपी चलाने वाली, इस पर वो क्या कर सकते हैं, ये भी पहले उनके घर तक पहुंचेंगे तो तब इस तो तरीके के कई कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए। अनुराग जी, घर तक पहुंचेंगे तब तो पूछेंगे ना। निश्चित रूप से जाने का प्रयास है और जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता जब 11 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा नहीं है। बीजेपी के लोग ठान लेंगे तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को पूरा कर देंगे। विजय शंकर जी, एक मैंने नैयर जी से सवाल किया था, वो मंदबुद्धि वाला सवाल, ये आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने अमित शाह जी को ये बोलना पड़ा? दरअसल ये वाक्य किस संदर्भ में उन्होंने कहा, ये चूंकि मुझे नहीं मालूम, तो मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं कि उनके इस कहने का आशय क्या होगा। वो मैं आपको बता दूं, जब वो संबोधित कर रहे थे, ये बाहर बात नहीं थी, ये हमारे न्यूज एक्सप्रेस के अपने जो सूत्र हैं उसके अनुसार आई। जब वो संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, जब कोई आपके घर में कोई मंदबुद्धि बेटा होता है, बच्चा होता है, तो उसका बाहर ढिढोरा नहीं पीटा जाता है, उसको अंदर ही अंदर सॉल्व किया जाता है। हाँ, वही कह रहा हूँ कि वो मंदबुद्धि वाला प्रसंग कहाँ से निकला, ये क्यों निकला, ये मुझे चूंकि नहीं मालूम, लेकिन फिर भी इस पूरे वाक्य का जो संदर्भ मैं समझ पा रहा हूँ या अनुमान लगा रहा हूँ, बीजेपी की एक बड़ी समस्या जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा की रही है। आपने देखा होगा कि उमा भारती का जितना बड़ा प्रसंग जो हुआ था वो वही ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग को लेकर थी। तो ये बड़ा संकट बीजेपी के लिए हमेशा रहा है। अभी जब मामला सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को लेकर जब हुआ तब भी ये चर्चाएं थी कि कहीं कोई अंदर से ये चीजें बाहर ला रहा है। मुझे लगता है कि मंदबुद्धि वाला जो प्रसंग है वो इस संदर्भ में होगा कि जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग होती है पार्टी के अंदर, पार्टी की बहुत सारी कमजोरियां हो सकती है, नेताओं की अपनी कुछ गलतियां हो सकती हैं, सरकार की कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उनको लेकर बाहर जिस तरह से चीजें निकलती हैं। अब मुझे बताइए कि वो ये अपने पदाधिकारियों को क्लोज डोर मीटिंग में ये संदेश दे रहे हैं और यही चीज बाहर मीडिया में वो आ गई और मेरे ख्याल से दोपहर को ही ये तमाम ये बातें जो है वो मीडिया के अंदर फैल गई थी, न्यूज चैनलों में चलने लग गई थी। तो यही एक बड़ा संकट बीजेपी का है और मुझे लगता है कि वो मंदबुद्धि का प्रसंग शायद ये हो। जहां तक सवाल दोनों मुख्यमंत्रियों के जो घपले घोटाले के आरोपों का जहां तक है, यदि हम उसको उस संदर्भ से जोड़ के देखें तो मैं बहुत उसको एप्रोप्रिएट नहीं मानता, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्रियों के जो घपले घोटाले सामने आए हैं दोनों में कार्रवाइयां मुख्यमंत्रियों ने ही की है, सरकार ने ही की है। वो घपला घोटाला भी उजागर हुआ तो किसी दूसरे सोर्स से नहीं हुआ। और दूसरा जो वसुंधरा राजे और जो सुषमा स्वराज का प्रसंग है उससे ये दो प्रसंग बिल्कुल अलग हैं। वहां पर व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने का प्रसंग है जिसको कि भगोड़ा माना जाता है या माना गया है। यहां पर किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई मदद करने जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये एक प्रशासनिक ढांचे में जो खराबी थी जिसके चलते ये घपला घोटाला हुआ और उसको लेकर जो कार्रवाई हुई, ठीक है, उससे सरकार की बदनामी हुई और प्रदेश की बदनामी हुई अपनी जगह पर है, लेकिन वो दोनों प्रसंग और इन प्रसंगों में अंतर है। और जब व्यक्तिगत रूप से जहां पर आरोप लगे हैं सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को, वहां जब उनको माफ कर दिया गया, उसको नोटिस नहीं लिया गया, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकरण को पार्टी बड़ी नोटिस लेगी, बल्कि मुझे लगता है कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों का या मुख्यमंत्रियों के दौरान जो चीजें हुई हैं उसका आक्रामक तरीके से मुकाबला करने की रणनीति पार्टी बनाएगी। नहीं, ये एक मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ, एक बात और जो नहीं लगती आपको कि जो इस दौरान एक दो इसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों ने कुछ अलग टाइप के बयान दिए, बिल्कुल जो भ्रमित करने वाले थे, ये क्या उनको एक समझाइश थी? मैं वही रिफर कर रहा हूं। ये जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग या अब जैसे ये सवाल जब पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या अमित शाह जी ने इस तरह की मंदबुद्धि वाली कोई बात कही है, हो सकता है कि वहां पर जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे वो कह सकते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन खंडन किसी ने नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं, पिछले दिनों देखेंगे आपके कुछ एक मंत्रियों और जो उनके बयान जो आए हैं वो भी इस तरह के रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ उनका जो इशारा है वो इसी तरह के जो पार्टी को या सरकार को कहीं किसी कटघरे में खड़ा करने की
कोशिश जैसी जो बातें होती हैं, चाहे बयानों के आधार पर, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड के ब्रीफिंग के आधार पर, ये उनके लिए चेतावनी है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। जी, अब क्या एक और हमारा आपसे छोटा सा सवाल है, संक्षेप में उत्तर चाहेंगे। अब अमित शाह जी का दौरा भी हो गया, आपने देखा होगा लंबे समय से नगर जो ये विभाग है, जो कारपोरेशन है, इनमें लोग इंतजार कर रहे हैं लाल बत्ती का, चेयरमैन बनने का। मंत्रिमंडल विस्तार की भी लंबे समय से चर्चा है। कैलाश जी ने इस्तीफा दे दिया, उनके विभाग की चर्चा। क्या आपको लगता है कि अब उनके इस दौरे के बाद ये इंतजार खत्म हो जाएगा जल्दी? नहीं, इंतजार तो खत्म होने की गुंजाइश मुझे दिख रही है, लेकिन उसका अमित शाह के दौरे से कोई संबंध नहीं है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत सारे निगमों में नियुक्तियां हुई, वहां अमित शाह दौरे पर नहीं गए थे। तो अमित शाह के दौरे के आने या नहीं आने से इन नियुक्तियों का कोई संबंध नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि इस नए रिजीम में बीजेपी के हाईकमांड का भले ही हो सकता है दबाव और नियंत्रण बहुत हो, लेकिन अपने अपने राज्यों में राजनीतिक फैसले लेने के लिए, खासकर सरकार के अंदर, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्रियों को ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है। जो अनुभव हमारे पास छत्तीसगढ़ का है, जिनको मुख्यमंत्री चाहते थे उनको ही उन्होंने लाल बत्ती से नवाजा, तो वो फ्रीडम एक तरह से है। तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब ये लाल बत्ती बढ़ जाएगी, उसमें अमित शाह या पार्टी लीडरशिप की कोई बहुत हस्तक्षेप की गुंजाइश मैं नहीं देखता। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, नैयर जी हम आपसे अंतिम में संक्षेप में जानना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अमित शाह जी ने आज जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, विधायकों से लेकर सांसदों तक जो मैसेज दिया है, उस मैसेज से क्या छत्तीसगढ़ की रमन सरकार को क्या मैसेज जाता है? रमन सरकार को स्पष्ट संकेत यही है कि आप ढंग से काम करिए और करते रहिए। प्रशंसा की इसका मतलब है कि वो आश्वस्त हैं इस सरकार के कार्यकलापों से। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र अन्य अनेक पार्टियों से कहीं ज्यादा गहराई तक बैठा हुआ है। उस आंतरिक लोकतंत्र को भी बढ़ावा देने के लिए बीच बीच में इस प्रकार की बातें या इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। फिलहाल अमित शाह जी को कोई जरूरत नहीं थी कि वो राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएं, क्योंकि केवल एक मुद्दा है बिहार विधानसभा के चुनावों का, जो इस वर्ष के अंत तक होने चाहिए। वहां पर विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में भी समय है, केंद्र में भी राष्ट्रीय चुनावों में वक्त है। तो ये लोकतंत्र के प्रति चेतना, लोकतंत्र के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको व्यक्त करता है, और उस दृष्टि से उनका यह अभियान सार्थक है। और उस अभियान को मेरा ख्याल है कि उसी संदर्भ में लेना चाहिए कि ये पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी का विस्तार करने के लिए ये सारा अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल, हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है, नैयर जी आप हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। अनुराग सिंहदेव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिजा शंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी आला कमान अमित शाह की पाठशाला पूरी हो गई, सदस्यता अभियान की समीक्षा भी हुई और महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के गुर भी सिखाए गए। लोगों को भाजपा के दिल में कैसे उतारे इसकी रणनीति भी बनी, मगर भाजपा के नायक का यह कहना कि मंद बुद्धि बालक का घर के बाहर ढिढोरा नहीं पीटा जाता, क्लास में शामिल होने वालों के गले नहीं था। कुछ को तो एक जुमला लगा, मगर कई लोगों ने शाह की इस नसीहत को परिभाषित करना शुरू कर दिया। भाजपा अध्यक्ष ने यह बात क्यों और किस मौके में कही, इसका खुलासा मुझे नहीं लगता फिलहाल हो पाएगा। बहरहाल जिस तरह अमित शाह के इस पहेली को सुलझाना कठिन है, उसी तरह शाह के द्वारा दिया गया वह टास्क भी दुर्भर दिखता है, चाहे दोगुना सक्रिय सदस्य बनाने की बात हो या फिर मिस कॉल के जरिए बने सदस्यों को धरातल में उतारने का संकल्प। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मंजिल के लिए तो अभी बहुत चलना बाकी है, अभी तो कई इम्तहानों से गुजरना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा जहां नापना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. CX 9 है